नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जी के बुक वाइज MCQ सीरीज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बलूदी जी की पुस्तक हमारी चल रही है, जनपदवार हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की 32वीं क्लास हम कवर करेंगे। गढ़वाल मंडल की शुरुआत हमने लास्ट वीडियो में करी थी। देहरादून के क्वेश्चंस हम देख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में कवर कर लिए हैं। आज आपका देहरादून जनपद यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ में एक और बात, आप में से कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट थे कि जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है हाल ही में, जिसे अभी जारी किया गया है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाया जाए। तो कल आपको इसी चैनल पर 18वीं वन रिपोर्ट जो उत्तराखंड के संबंधित फैक्ट हैं वो कल हम उसको डिटेल में कवर कर जाएंगे कि उस रिपोर्ट में उत्तराखंड से संबंधित क्या क्या आंकड़े हैं प्रीवियस रिपोर्ट से कंपेयर करते हुए, ताकि आपको चीजों को याद करने में आसानी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट संस्थाएं दी हैं और उनके स्थापना के वर्ष दिए हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा वाला गलत है। पहला दिया है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। इसके बारे में कल भी हमने बात करी थी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, जिसे IIRS कहा जाता है, इसकी लोकेशन पूछी जाती है। तो ये आपके देहरादून में है। 1966 में इसे बनाया गया था। कल मैंने आपको यह भी कहा था जो वाडिया संस्थान है, जिसे 1968 में दिल्ली में बनाया गया और देहरादून में उसे 76 में लाया गया था। ठीक है, तो उसको भी आपने क्लियर करते हुए चलना है। IIRS 1966, वाडिया संस्थान बना 68 में, देहरादून आया 76 में। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही है। दूसरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। राज्य में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है, यह क्वेश्चन बनता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेसिकली रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। यहां पर रक्षा से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, उत्पाद होते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। उत्तराखंड में भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यह देहरादून में है। इसे आजादी से पहले 1943 में बना दिया गया था। ठीक है, देहरादून में खेल अकादमी। उत्तराखंड की जो खेल अकेडमी है वो देहरादून में ही स्थित है। इस खेल अकादमी की स्थापना 2003 में नहीं 2001 में हुई थी। आपको पूछा है कौन सा गलत है, आप कहेंगे ऑप्शन सी, देहरादून में खेल अकादमी 2003 में नहीं 2001 में बनी थी। ठीक है, इसके अलावा देहरादून के अंदर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्थान या संगठन है? आपके पास एक सवाल आता है, जो डील है ये कहां स्थित है उत्तराखंड में? डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी इसका पूरा नाम है। DRDO के अधीन यह काम करता है। यह भी आपका कहां है? देहरादून में। ठीक है, एक है हमारे पास IRDE, हिंदी में जिसे उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कहा जाता है। यह भी आपके देहरादून में है, 1960 में बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर है? ये भी देहरादून में है। 2016 में इसका लोकार्पण किया गया। एक क्वेश्चन बना था कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहां है? तो वो भी देहरादून में है, 1993 में वो बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या देहरादून में स्थित है? 3 चीजें दी गई हैं, तीनों के नाम लगभग एक जैसे हैं, जैसे हाथी कुंड, हाथी गुफा और हथनी कुंड। इनमें से क्या है जो देहरादून में है? और अगर कोई चीज इनमें से देहरादून से बाहर है तो वो किस राज्य या किस जनपद में पड़ती है? ठीक है, तो पहले इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। देखिए, जो हाथी कुंड है, हाथी कुंड आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे। हाथी गुफा या हाथी पर्वत दोनों कहां पड़ते हैं? ये आपके चमोली में पड़ते हैं। हथनी कुंड पूछेगा, यह आता है आपके चकराता में, और चकराता कहां है? देहरादून में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हथनी कुंड। हाथी कुंड पौड़ी, हथनी कुंड आप कहेंगे चकराता। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आएगी तो चकराता को आप टिक करेंगे। चकराता को लेकर के 2-3 बातें पूछी जाती हैं। पहाड़ों का राजा किसको कहते हैं? ध्यान रखना, पहाड़ों का राजा चकराता को कहा जाता है। ठीक है, चकराता का संस्थापक किस अंग्रेज अधिकारी को माना जाता है? तो एक अधिकारी है जिसका नाम है कर्नल ह्यूम।
इसको माना जाता है चक्राता का संस्थापक। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, जो राज्य के अंदर कैराना पहाड़ी है ये कहां पर है? ये भी चक्राता में पड़ती है। ठीक है, चक्राता में एक नदी भी है खतनू नदी के नाम से, जिस नदी को जाना जाता है। ठीक है, चक्राता छावनी कब बनी थी? तो चक्राता छावनी की स्थापना 1866 में होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है, देहरादून स्थित रामपुर मंडी के पास यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो देहरादून में रामपुर मंडी स्थित है। यहां पर दो नदियों का संगम होता है, एक नदी है हमारी यमुना और दूसरी नदी है हमारी आसन। तो आसन नदी किसकी सहायक नदी है? पहला क्वेश्चन आपने कहा यमुना। दोनों का संगम कहां पर होता है? देहरादून में रामपुर मंडी के नजदीक। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, देहरादून में बहने वाली आसन किसकी सहायक है? यमुना की। इसी आसन नदी पर एक जलाशय बना हुआ है जिसे आसन बैराज के नाम से जाना जाता है। सवाल आता है, आसन बैराज का निर्माण कब किया गया था? तो आसन बैराज आपके 1967 में बना था। ठीक है, आसन बैराज या यहां पर जो ये जलाशय बना है, इस जलाशय को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है ढालीपुर झील। तो ढालीपुर झील जो है आपका आसन बैराज बनाने से जो जलाशय बना है वहां पर, उसको कहते हैं। ठीक है, ये तो आसन बैराज है जो 1967 में बना। सवाल आता है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये कब बना? इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। और इस वेटलैंड क्षेत्र को जिसे 2005 में बनाया गया था, रामसर साइट कब घोषित किया गया? तो इस आसन वेटलैंड को रामसर साइट ये घोषित किया गया था सन 2020 में। ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ष है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो आसन नदी है किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। देहरादून में बहती है। देहरादून में दो नदियां और हैं जो प्रमुख तौर पर बहती हैं, जिनके नाम आपने कई बार देखे होंगे। एक नदी है रिस्पना नदी और एक नदी है हमारी विंदाल नदी। ठीक है, जो रिस्पना और विंदाल है देहरादून की प्रमुख नदियां, ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों सिसवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, रिस्पना और विंदाल किसकी सहायक नदियां हैं? आप कहेंगे सिसवा। ये जो सिसवा है ये किसकी सहायक नदी है? ये जो सिसवा नदी है ये आपके सौंग नदी की सहायक नदी है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो सौंग है ये गंगा की सहायक नदी है, यानी इस सौंग नदी में सिसवा नदी आकर मिलती है। और इस सिसवा में कौन कौन होती है? रिस्पना और विंदाल, ये दोनों मिलकर सिसवा में आती है। सिसवा सौंग में और सौंग गंगा की सहायक नदी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना होती है 1983 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो राजाजी नेशनल पार्क है इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर के करीब है। इसका जो विस्तार है वो उत्तराखंड के 3 जनपदों में है। इसका विस्तार देहरादून में है, हरिद्वार में है और पौड़ी में है, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो देहरादून के अंदर स्थित है। ठीक है, जो राजाजी नेशनल पार्क है यह उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व इसे 2015 में घोषित किया गया था। ठीक है, जो राजाजी नेशनल पार्क है जिसे 1983 में बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल यह है, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, जो उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है, यह किसके नाम पर है? ये जो राजाजी इसके साथ जुड़ा हुआ है, आजाद भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके नाम पर इसका नाम राजाजी पड़ा है। जो राजगोपालाचारी थे उन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो यह राष्ट्रीय उद्यान है यह 3 वन्यजीव अभयारण्य से मिलाकर बना हुआ है। 3 वन्यजीव अभयारण्य थे पहले हमारे पास, एक था मोतीचूर, इसके अलावा एक था चीला और एक था हमारे पास राजाजी वन्यजीव अभयारण्य। ये 3 थे। मोतीचूर वाला 1935 में बना था, चीला वाला 1977 में बना था और राजाजी वाला 1948 में। इन तीनों का विलय किया गया और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहां पर बनाया गया। एक पेपर में सवाल ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो उत्तराखंड में जो शासन कर रहे थे कुड़िंद, यह मौर्यों के अधीन थे। यह हमें किस अभिलेख से पता चलता है?
ये मौर्यों के अधीन थे। मौर्यों के राजा अशोक का अभिलेख से ही पता चलेगा। उसी के अभिलेख में ये जानकारी मिलेगी कि उसके अधीन कौन कौन थे। और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में अशोक का जो अभिलेख मिला है वो कहां से मिला है, वो कालसी से मिला है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो ये कालसी अभिलेख है मौर्य शासक अशोक का है। इस क्षेत्र में उस समय कुड़िंदों का शासन था, लेकिन कुड़िंदों के शासन में भी किसका अभिलेख मिल गया, अशोक का, मौर्यों का। और इसी अभिलेख से स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र भले ही कुड़िंद यहां के राजा थे, लेकिन ये सारे कुड़िंद किसके अधीन होते थे, अशोक के अधीन थे, यानी मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, यह जो कालसी अभिलेख मिला है ये कब का है, यह अभिलेख आपके 257 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इसकी खोज कब करी गई, इसकी खोज करी गई थी 1860 में। किसने करी थी, तो एक अंग्रेज अधिकारी है, फॉस्टर इसका नाम है, इसने इस अभिलेख को खोजा था। ठीक है, कालसी अभिलेख को। इस अभिलेख की लिपि क्या है, तो यह अभिलेख आपके ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है। और इसकी भाषा क्या है, तो यह आपके प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। कालसी का प्राचीन नाम क्या है, तो कालसी का प्राचीन नाम हमें कालकूट देखने को मिलता है। और ह्वेनसांग ने कालसी के लिए किस नाम का प्रयोग किया, ह्वेनसांग कालसी के लिए शुद्ध नगर कहता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहां से मिला है। देखिए, यदुवंश यादवों की जो राजकुमारी थी ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा, इनका अभिलेख हमें लाखा मंडल से मिला है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लाखा मंडल, इसे मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। पूछा जाएगा मूर्तियों का भंडार किसको कहते हैं, आप कहेंगे लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर बसा हुआ है, इनके संगम पर बसा हुआ है। तो यमुना के साथ यहां पर कौन सी नदी आकर मिलती है, रिखवाड़। और यह पेपर में पूछा गया था। लाखा मंडल से हमें अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियों का भंडार इसको कहते हैं। शिवजी की संहारक मूर्ति हमें राज्य में कहां से मिली है, तो शिवजी की संहारक मूर्ति हमें इसी लाखा मंडल से मिली है। ठीक है, गणेश जी की एक विशिष्ट मूर्ति भी हमें यहां से मिली हुई है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। इसी लाखा मंडल से हमें यादवों की राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिलता है। और इस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है, इस बात की पुष्टि होती है कि इस इलाके में किसका शासन था, यादवों का शासन था। क्वेश्चन बनता है कि लाखा मंडल इलाके में यादवों का शासन था, किससे स्पष्ट होता है, तो राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट है राजा विराट की राजधानी किस चोटी पर स्थित थी। जो राजा विराट माने जाते हैं कि उनकी जो कैपिटल थी वो भी इसी इलाके में स्थित थी, देहरादून के आसपास ही उनका राजधानी थी। इनकी जो राजधानी है उसे देहरादून में चौरानी चोटी पर माना गया है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो राजा विराट थे, विराटगढ़ कहां पर था, चौरानी चोटी पर। निम्न में से कौन सा मेला भेड़ पालकों से संबंधित है, तो भेड़ पालक यानी जो पशुपालक होते हैं उनसे संबंधित मेला कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा नुणाई मेला। नुणाई मेला जो होता है आपका भेड़ पालकों से संबंधित मेला है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नुणाई मेला मुख्य तौर पर जौनसार क्षेत्र में लगता है। जौनसार क्षेत्र का एक और फेमस मेला है जिसे हम बिस्सू मेला कहते हैं, यह भी कहां लगता है, उत्तरकाशी में भी लगता है, धनुषबाण के लिए फेमस है, और जौनसार क्षेत्र में भी लगता है। ठीक है, जौनसारियों का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है वह क्या है, हनौल। ठीक है, यहीं पर हनौल मेला भी लगता है। किसको समर्पित है हनौल, तो महासू देवता को समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा भद्राज मेला भी देहरादून में लगता है। आपका टपकेश्वर मेला, टपकेश्वर महादेव मंदिर है जो देहरादून में, शिवरात्रि के अवसर पर यहां पर यह मेला लगता है। झंडा मेला भी देहरादून में लगता है, होली के 5वें दिन लगता है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेला है दीपावली के अवसर पर जौनसार क्षेत्र में लगता है, कुआनू मेला। कब लगता है, दीपावली के अवसर पे, जौनसार इलाके खासकर चक्राता के आसपास से लगता है। जखोली मेला हो गया, गनियात मेला हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं देहरादून के। अगला, देहरादून स्थित ढालीपुर परियोजना किस नदी पर है। जो ढालीपुर परियोजना है यह कहां पर है, यह देहरादून के अंदर स्थित है। यह परियोजना आपके यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यमुना नदी पर देहरादून के अंदर और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो एक तो आपने देखा ढालीपुर परियोजना, एक आपके पास आती है लखवाड़ परियोजना, यह भी यमुना नदी के ऊपर है। एक आपके पास है खोदरी परियोजना, यमुना नदी के ऊपर है। एक आपके पास है कुल्हाल परियोजना, यह भी यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है।
एक है हमारे पास ढकरानी परियोजना, ये भी यमुना के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे, देहरादून में और यमुना के ऊपर। देहरादून की दूसरी प्रमुख नदी जो है वो टोंस है। टोंस के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी है? एक है छिबरो बांध या छिबरो परियोजना, एक इसके ऊपर बनी हुई है किशों बांध, कई बार पेपर में आया है। एक इसके ऊपर बना हुआ है इचारी बांध, ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इन सभी परियोजनाओं में से भी दो इंपॉर्टेंट परियोजना है, एक है किशों या किशाऊ बांध और एक है हमारा लखवाड़ बांध। जो किशों बांध है ये टोंस नदी पर है, लखवाड़ यमुना नदी पर है। किशों बांध को 2016 में और लखवाड़ को 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था भारत सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है मसूरी की खोज करने वाले कैप्टन यंग किस देश के थे? तो कुछ दिन पहले भी हमने इस सवाल को देखा था। मसूरी की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है कैप्टन यंग को, और यह एक ब्रिटिश अधिकारी था, लेकिन मूल रूप से यह आयरलैंड का था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मसूरी की खोज के बारे में अलग अलग वर्ष आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है 1823 मिलता है, 1825 मिलता है, 1827 पे मिलता है। जो देहरादून की आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर 1827 ही आपको देखने को मिलेगा। तो इन वर्षों को भी आपने ध्यान रखना है, जो विकल्प आपको दिए जाएंगे उसके अनुसार आपने टिक करना है। जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो 1823 देखने को मिलता है। ठीक है, मसूरी में अलग अलग तरह के बाजार है, कई सारे पुराने बाजार मसूरी के अंदर स्थित हैं, जिसमें कुलड़ी बाजार है, लंडौर बाजार है। क्वेश्चन बनता है मसूरी का सबसे पुराना बाजार कौन सा है? तो सबसे पुराना बाजार है लंडौर बाजार, और 1828 में इस बाजार की नींव रखी गई थी। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, इसको आप सभी जानते हैं, और पहाड़ों का राजा या पर्वतों का राजा हमने देखा चक्राता। ठीक है, इसकी खोज के वर्षों के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको भी कहा कि कई सारे वर्ष देखने को मिलते हैं। आधिकारिक साइट पर जो वर्ष है वो 1827 है। बलूदी जी की पुस्तक में भी यही दिया गया है कि सबसे पहले कैप्टन यंग 1827 में ही यहां पर आया था। ठीक है, मसूरी का जो नाम है वो मंसूर पौधा यहां पर ज्यादा होता था, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो सवाल बनेगा मसूरी का नाम किस आधार पर रखा गया है? तो आप कहेंगे वनस्पति के आधार पे। ठीक है, जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उन्हें जब तिब्बत से निर्वासित किया गया, जब वो वहां से निकले तो भारत में वो सबसे पहले कहां आए थे? मसूरी में ही आए थे 1959 में। बाद में वो धर्मशाला गए, अभी भी वो वहीं पर रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस यह आपके मसूरी में है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो जॉर्ज एवरेस्ट थे भारत के सर्वेयर जनरल थे। 1832 में मसूरी में उन्होंने एक सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया, और इसी कार्यालय को आज जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी जॉर्ज एवरेस्ट ने 1852 में जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई को ज्ञात किया था। उसकी ऊंचाई इन्होंने पता लगाई थी, और इसीलिए उनके ही नाम पर इस चोटी को एवरेस्ट कहा गया। उससे पहले इस चोटी को चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्होंने ही सबसे पहले इसकी ऊंचाई का पता लगाया। बाद में 1865 में ये जो चोटी 15 थी, इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी नगर पालिका की बात करें, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका इसे माना जाता है। 1842 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मसूरी नगर पालिका ने किस वर्ष से इको टैक्स लेना वसूल किया है? तो इको टैक्स लेने वाली ये पहली नगर पालिका बनी उत्तराखंड की। 2009 से ये ऐसा कर रही है। ठीक है, जो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था द हिल्स, किसने इसे निकाला था? जॉन मैकेनन ने निकाला था। 1842 में ही ये शुरू हुआ, ये भी मसूरी से आता था। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस नाम से मसूरी को नहीं जाना जाता है? तो 4 नाम यहां पर दिए हैं। मसूरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मसूरी को देहरादून का ताज कहते हैं, मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं, पर्वतों की रानी कहते हैं, भारत का एडिनबरा भी इसको कहते हैं, चारों धामों का द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, यह मसूरी का नाम नहीं है। मसूरी में एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी। कब बनी थी? 1843 में बनी थी। मसूरी रोपवे कब बना था? तो 1970 में बना था। ठीक है,
मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, जिसे लवसना के नाम से जाना जाता है, ये आपके कहां पर है? मसूरी में है। इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1959। डेट सहित आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। शुरुआत में इसका नाम क्या था? शुरुआत में इसका नाम था राष्ट्रीय अकादमी। ठीक है, इसके नाम के साथ लाल बहादुर शास्त्री का नाम कब जोड़ा गया? यह नाम 1972 में जोड़ा गया। तब क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी। इसके साथ ये जो प्रशासनिक है, ये कब जोड़ा गया? 1973 में। तो स्थापना 59 में, लाल बहादुर शास्त्री का नाम 72 में, और ये प्रशासनिक इसके साथ जुड़ा 73 में। ठीक है, नेक्स्ट है, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? जो मसूरी वन्यजीव विहार है, ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 10.82 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मृग के नाम से जाना जाता था? तो कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? कई बार ये क्वेश्चन पेपर में बना है। ये ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आमों के बगीचे की अधिकता के कारण इसे कुब्जा मृग कहा गया था। केदारखंड में यानी स्कंद पुराण में इसका यह नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऋषिकेश के बारे में मान्यता है कि एक ऋषि थे, ऋषि रैभ्य। इन्होंने यहां पर तपस्या करी थी। क्वेश्चन बन सकता है ऋषिकेश में किस ऋषि ने तपस्या करी थी? ऋषि रैभ्य ने करी थी। ठीक है, बाद में इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम ऋषिकेश हुआ था। नेक्स्ट है, योग की वैश्विक राजधानी किसे कहा जाता है? तो योग की वैश्विक राजधानी, इसके अलावा संत नगरी किसको कहते हैं? गंगानगर किसको कहते हैं? साधुओं का शहर किसको कहते हैं? ये सारे उपनाम ऋषिकेश के हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारत सरकार ने जब भारत में जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया, पहला खिताब हरिद्वार और ऋषिकेश को ही मिला था। ठीक है, ऋषिकेश की बात करें, जैसा आप सभी जानते हैं, देहरादून जनपद में से माना जाता है। गंगा और चंद्रभागा नदियों के तट पर यह बसा हुआ है। ठीक है, उनके संगम पर। ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? देखिए, ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है ऋषिकेश का भरत मंदिर। जो भरत मंदिर है वो ऋषिकेश में है। ऋषिकेश को एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जहां पर चारों भाई यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनके मंदिर स्थापित हैं। सबसे प्राचीन मंदिर इनमें भरत मंदिर को ही माना जाता है। तो ऋषिकेश का सर्वाधिक प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन है? वो भरत मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो ऋषिकेश बसा हुआ है गंगा और चंद्रभागा के संगम पर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ऋषिकेश है देहरादून जनपद में है, लेकिन यह टिहरी और पौड़ी दोनों जनपदों के साथ भी लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, महेश योगी द्वारा ऋषिकेश में 84 कुटिया की स्थापना कब करी गई थी? जो महर्षि महेश योगी थे, इनके द्वारा ऋषिकेश में 84 कुटिया बनाई गई थी। इसकी स्थापना इन्होंने 1967 में करी थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सवाल बनता है, महर्षि महेश योगी आश्रम कहां है? ऋषिकेश में। उनके द्वारा बनाई गई 84 कुटिया कहां पर है? ऋषिकेश में। या क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, बीटल्स आश्रम कहां है? तो भी आप कहेंगे ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश को 2017 में नगर निगम बना दिया गया था। 1952 में ऋषिकेश नगर पालिका बनी थी और 2017 में उसे नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात ऋषिकेश को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर डिटेल में देखा। देहरादून जनपद हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस हमने कल देखे थे, बाकी के क्वेश्चंस को आज देखा। हम इस किताब में जो आपका चैप्टर है उत्तराखंड के प्रमुख नगर, तो उन नगरों के माध्यम से उन नगरों के जनपदों को भी देख रहे हैं, जिससे आपका जनपदवार रिवीजन भी एक बार यहां पर हो जाए और हमारी किताब भी आगे हम चलते रहें। अब तक हम इस सीरीज में 32 क्लासेस को कर चुके हैं। अभी काफी क्लासेस आपकी इस सीरीज की आनी बाकी हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।